जो जो हजरत है उसके रिलेटेड बंदा सर्च करे तो वो जो लिंक आ गया वो हाँ वो लिंक इधर डालना है। और क्या है इसमें? दो दो कन्वेंशन डालने हैं, कोई भी हजरत कन्वेंशन एक भी काफ़ी। तो ये दो डालने हैं। अच्छा सी की लिंक्स डालने हैं। अब ये देखो ये इसने डाले हुए हैं ना, इसने उठाया है ये टॉपिक का नेम है और ये उसका लिंक है। सिंपल। इसमें क्या है? आपने तो BS किया हुआ है ना, ये सिंपल। ये वाला पार्ट ऐसे ही लिख दो। सर ये लड़का है सर वो जो बैठा है क्या हुआ है? मैंने क्या बोला है? नहीं मसला है तो सर कोई मसला मैसेज तो सब ने किया है मुझे। क्या वो वाला मैसेज वो वाला हजरत कैटेगरी जी नहीं 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 नहीं, जो टॉपिक फॉर एग्जांपल ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, इसको क्लिक किया, ये टॉपिक है, इसको कॉपी किया सिर्फ इसको, और साथ इसका लिंक खोल के इसके अंदर से जो लिंक है। सिंपल है। अब बस चुप हो जाओ, ये सुनो। अंजला तुम इधर आ गया हो मेरे सामने। जब आपने 3 कंट्रोल सेलेक्ट कर लिए, अच्छा वो 3 कंट्रोल ऐसे होने चाहिए जिनसे रिलेटेड आपको कन्वेंशन भी मिल जाए, जो प्रायोरिटी भी हो। फॉर एग्जांपल आग लगने का ख़तरा बड़ा है, उसको आप लो प्रायोरिटी कंट्रोल नहीं, हाई प्रायोरिटी कंट्रोल कंसिडर करें। और आपके 10 हैज़र्ड, आपने 11 हैज़र्ड लिखे हैं ना, अब 11 में से कोई भी 3 हैज़र्ड, डिफरेंट हैज़र्ड, उनमें से एक एक कंट्रोल, वो आपकी मर्ज़ी, आप जो सा सेलेक्ट करते हैं। तीन डिफरेंट हजरत उठाओगे सर और एक कंट्रोल उठा लें। हाँ एक मैं अभी आपके सामने लिखता हूँ। हैज़र्ड भी हम कितने जगह से लिखने हैं, इसका कोई उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी हुई है? नहीं सर 10 हैज़र्ड, 10 लाजमी है, 11 लिख सकते हैं। 11वां लिखना चाहिए असूलन। उन्होंने मिनिमम कहा है ना, मैक्सिमम लिमिट नहीं बताई, तो हम 11 लिखते हैं इम्प्रेशन के लिए। ये तेरा लिखनी थी नहीं नहीं, कम कम ज़्यादा वो ज़्यादा इम्प्रेशन भी अच्छा। काट दे सर नहीं तेरा लिख ले तो उसमें से आप अगर कोई सॉल्व कर लेना ठीक है कोई मसला नहीं। 14 करो जोत कर। अब इस तरफ आओ। अब कोई बात नहीं करेगा, ये जिसने ना सीखा बाद में मैं नहीं सिखाऊंगा, मैं पहले बता रहा हूँ। ये हमने एक हैज़र्ड लिखा था नॉइस का। नॉइस को फॉर एग्जांपल मैनुअल एंडिंग का ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने कंट्रोल लिखा था प्रोवाइड फोकलिफ्ट फॉर किस चीज़ की? ट्रांसपोर्ट ऑफ, किसी ने क्रेट्स लिखा हुआ था आज, क्रेट्स। सिंपल समझो कि मैंने ऊपर से पेस्ट किया है इसको। हैज़र्ड कैटेगरी यहाँ पे मैंने लिख दी हैज़र्ड कैटेगरी, कॉमा में देख लिया मैंने कौन सी कैटेगरी है। यहाँ तक समझ आ गई है बात? नेक्स्ट पे जाते हैं, स्पेसिफिक लीगल आर्ग्यूमेंट। अब आपको मैंने कुछ कन्वेंशंस स्पेसिफिक लिखवा दी हैं, नहीं भी लिखवाई तो आज मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। अब इसके लिए कौन सी कन्वेंशन है, किसको याद है? 6-7 तो कंस्ट्रक्शन की कन्वेंशन। 115 सर नहीं वो तो है तो 115 अब मैक्सिमम के लिए हमारे पास एक ज़बरदस्त अलग से कन्वेंशन मौजूद है। क्या नाम है? आपने लीगल आर्ग्यूमेंट करना है। आर्ग्यूमेंट का मतलब आपको पता है? हाँ, किसके साथ? आपने एग्जामिनर को, और अल्टीमेटली आप अपनी कंपनी के मैनेजर को बता रहे हैं कि हम लीगली कैसे कंप्लाई नहीं करते। जैसे एक वकील लीगल बहस करता है कि आर्टिकल इसके तहत हम गलत कर रहे हैं। अब ये कैसे हम करेंगे? आर्टिकल मैं सिंपल लिखूंगा, आर्टिकल कन्वेंशन। सबसे पहले आर्टिकल से पहले क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? जाहिर है आर्टिकल किसी कन्वेंशन से है ना, या नहीं है? अब मैं कहूँगा ILO कन्वेंशन, अब उसको मैंने पेस्ट कर दिया जो भी उसका नाम है, मैक्सिमम वेट कन्वेंशन या ILO। अब कन्वेंशन यहाँ भी लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम कन्वेंशन नहीं लिखेंगे, सिंपल ILO क्या कहता है? रिक्वायर्स। अब आपने आर्टिकल स्टडी करने हैं, कौन सा आर्टिकल आपकी जो बात आप कह रहे हैं उसके साथ रिलेट करता है। फॉर एग्जांपल अब मुझे आर्टिकल्स याद है तो मैं सिंपल
मुझे पता है आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है, आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं टाइम बचाने के लिए अब इसको अपने लफ्ज़ों में लिखना है। ये मैं सिर्फ इसलिए पेस्ट कर रहा हूँ कि सर अगर एक ही कन्वेंशन से मुख्तलिफ आर्टिकल 3-4 हाँ जितने आते हैं जिस जिस जगह आते हैं, जैसे C155 जहाँ कुछ नहीं लगता, C155 का 1-2 आर्टिकल हैं वो लग जाएंगे, ठीक है। अब ये देखो क्या कहता है, ये आर्टिकल क्या कहता है, इसे मैंने लिखना है अपने लफ्ज़ों में। क्या रिक्वायर करता है, सिंपल अगर इंग्लिश में बताओ क्या रिक्वायर करता है, आर्टिकल क्या कहता है। अपने वजन से ज़्यादा अपने वजन से ज़्यादा बर्दाश्त के मुताबिक हंजला क्या कहता है, क्या कहता है, किधर 20 किलो लिखा हुआ है, कैसे लिखोगे अगर आपको इंग्लिश सीधी पढ़नी नहीं आती। नज़र आ रहा है, सबको नज़र आ रहा है। मुझे सिर्फ ये बताएं सिंपल ज़ुबान में, फ़र्ज़ करो मैं इलिटरेट बंदा हूँ, मुझे तुम ये बताओ आर्टिकल 3 क्या कह रहे हैं। आर्टिकल 3 ये कह रहे हैं सर, ये मैंने आर्टिकल 3 पेस्ट किया है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँगा आर्टिकल अजी ये अपनी बर्दाश्त का इसके साथ आर्टिकल के साथ मैंने कहा एसोसिएटेड रिकमेंडेशन भी होती है। इस केस में आर्टिकल 3 है और रिकमेंडेशन का पार्ट 2 है। क्या कहते हैं उस्मान, क्या कहता है, आपको तो समझ आ गई होगी। ज़रा मुझे सिंपल अंग्रेज़ी में बताएं, उर्दू में बताएं क्या कहते हैं। कि ऐसा इतना वेट कीजिए वो उस वर्कर की हेल्थ और सेफ्टी के लिए जो है ना वो ख़तरनाक हो, वो नहीं करना चाहिए। वो चीज़ नहीं है। अब सिंपल अगर मैं लिखूँ, मैं ये लिखूँगा रिक्वायर्स टू प्रिवेंट मैनुअल हैंडलिंग इफ़ बिकॉज ऑफ इट्स वेट, अपने वज़न की वजह से, इट कैन बी, सिंपल इंग्लिश में लिख रहा हूँ, रिस्की या डेंजरस या कैन कॉज इंजरी हार्मफुल इफेक्ट और कैन बिकॉज ऑफ इट वेट इट कैन बी डेंजरस लिख दो, ठीक है। अब सिंपल मैंने इतना लंबा चौड़ा लिखने के बजाय ये लिख दिया कि आर्टिकल 3 ये कहता है, ठीक है। आर्टिकल 6 क्या कहता है, ये आर्टिकल्स आप अपनी अपनी कन्वेंशन से पढ़ेंगे, मुझे याद है इसलिए मैं डायरेक्ट उठा रहा हूँ। ये आर्टिकल 6 है, मतलब मैंने क्यों फोर्कलिफ्ट दिया है, मैंने किस बिना पे दिया है। कोई ILO की कोई ना कोई रीज़न तो होगी। ILO अगर कहता है कि अगर हाइट पे काम नहीं रोका जा सकता तो सेफ्टी हार्नेस प्रोवाइड करो, तो उसकी बिना पर मैंने क्या दिया है, सेफ्टी हार्नेस। तो कोई रीज़न होती है इसके बैक एंड पे, ठीक है। आपने ये सब कुछ पढ़ लिया कि क्या क्या देना चाहिए, लेकिन आपको रीज़न नहीं पता क्यों ये चीज़ देनी चाहिए, क्योंकि ILO की कन्वेंशन हमें बाउंड करती हैं। आप इसको देखो, ये क्या कहते हैं, आर्टिकल 6 और पार्ट 5 है रिकमेंडेशन का, ये देख लो, पार्ट 5 भी यही है, ठीक है। अब रिकमेंडेशन ये खुली हुई है यहाँ पे, मैं खोल लेता हूँ। मैं एक ही बताऊंगा, 2 आपने खुद लिखनी है। यहाँ पे रिपोर्ट आज ख़त्म हो जाएगी। बस चलो पार्ट 5 है उसका, रिकमेंडेशन का। ये आप लोग आज जाके देखेंगे। मैनुअल हैंडलिंग के लिए एक ही कन्वेंशन है, जिसके पास मैनुअल हैंडलिंग है वो C127 और R128 को रेफ़र करेगा, ठीक है, चाहे कोई भी कंपनी है। क्यों, कन्वेंशन क्या है, मैक्सिमम वेट कन्वेंशन। कन्वेंशन में लिखवा देता हूँ उस्मान जाने से पहले, अभी छोड़ दो। अब देखो आर्टिकल 6 क्या कहता है, अब फिर से मैं मेंशन करूँगा। आर्टिकल 6 एंड रिकमेंडेशन 5 पार्ट 5 है, रिक्वायर्स टू प्रोवाइड, क्या कहते हैं, टेक्निकल डिवाइस। या अपग्रेडेड डिवाइस। मैनुअल हैंडलिंग हो रही है तो डिवाइस है ही नहीं है, उसका मतलब ये अपग्रेडेड डिवाइस क्या, टेक्निकल डिवाइस। अभी जो बात कह रहे हैं ना वही हमने, व्हील बैरो तो उसकी जगह भी टेक्निकल डिवाइस और मशीनरी इक्विपमेंट जो भी आप लिखो, टू
फैसिलिटेट क्या चीज़, मैनुअल हैंडलिंग। तो अब ये आपने आर्टिकल बता दिए। अब आर्टिकल बताने के बाद एक पैराग्राफ आपने और लिखना है। यहाँ पे आर्टिकल तो सिंपली लिखे हुए हैं, आपने वहाँ से देख के लिख लिए। अब आप इन आर्टिकल पे छोटा सा आर्ग्यूमेंट करो। फॉर इंस्टेंस अभी क्या हो रहा है कंपनी में, वर्कर्स आर क्या कर रहे हैं, लिफ्टिंग हैवी क्रेट्स अबव कितने केजी, अबव 30 kg एंड ट्रांसपोर्टिंग देम। अब आप अपनी कंपनी के साथ चलेंगे, ट्रांसपोर्टिंग देम किसी और का आप इसीलिए। अब इससे क्या होता है, कंपनी लीगल कन्वेंशन को फॉलो कर रही है नहीं कर रही, पहले ये बताओ। नहीं, दस द कंपनी इज इन क्या है, वायलेशन या कंट्रावेंशन विद द लीगल रिक्वायरमेंट। ठीक है, इफ छोटा सा बता दो, अगर कंपनी मैनेज नहीं करेगी, इफ द कंपनी डज नॉट मैनेज H&S दे कैन फेस, ये आप अपने एम्प्लॉयर को बता रहे हो एज अ सेफ्टी ऑफिसर कि सर ये देखें इस कन्वेंशन के तहत हम करंटली कंट्रावेंशन में है, हम फॉलो नहीं कर रहे। अगर हम नहीं करेंगे क्या होगा, डिफरेंट एनफोर्समेंट एक्शंस। बस इतना सा एक्शंस, आगे कोई रेफर करना चाहता है तो एक्शंस का नाम भी लिख सकते हैं। इतनी सी बात आपने उर्दू में अगर समझ के भी लिखो तो ये बात सीधी बताना। सिर्फ एम्प्लॉयर को ये कहना आर्टिकल ये कहता है सर हम करंटली इन कंट्रावेंशन है। एक तो हम कोई डिवाइस नहीं दे रहे, दूसरा हम ऐसा वेट उठवा रहे हैं जो उनके हेल्थ के लिए खतरनाक है। ये भी आप लिख सकते हो कि बिकॉज वो 30 kg वेट उठा रहे हैं जो उनकी हेल्थ के लिए खतरनाक है, और ये क्या है, ओवरऑल कंट्रावेंशन भी है और हमारे खिलाफ इन्फोर्समेंट एक्शन। आप अपने एम्प्लॉयर को डरा रहे हो कि अगर हम हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज नहीं करेंगे तो हम ये वाला नुकसान बियर करेंगे। फाइनेंशियल नहीं है ना, उसने क्या कहा है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, नो फाइनेंशियल नो मॉरल। क्योंकि हम फाइनेंशियली ऑब्लिग तो नहीं है, तुम्हारा दिल करता है तुम अपनी बचत करो, नहीं करता दुकान बंद रखो, ये तो तुम्हारा नुकसान है। हम लीगली ऑब्लिग्ड हमेशा है, लीगली हमें हमेशा सेफली बिहेव करना है। जब भी आप दुकान खोलोगे आपने सेफली बिहेव करना है। ठीक है, फाइनेंशियल लॉस किसका है, फाइनेंशियल आर्ग्यूमेंट हम करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन रिपोर्ट में सिर्फ हमने लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करनी। बिल्कुल आप जो बात कह रहे हो बिल्कुल वैलिड है। हमने जो ऊपर लिखा है ना, ऊपर रिपोर्ट में लिख दिया फाइनेंशियल आर्ग्यूमेंट हमने ऑलरेडी कर दिए। अब हम स्पेसिफिक केसेस की बात कर रहे हैं, 3 कंट्रोल्स की बात कर रहे हैं। अब इसका नेक्स्ट पार्ट आता है लाइकलीहुड और सेवेरिटी। ये आप पढ़ चुके हैं, आई होप कि किसी को भी मसला नहीं होगा। दी लाइकली नहीं, मल्टीप्लाई वाला आपने एडवांस लेवल पे पढ़ा है, यहाँ सिंपल लिखना है लाइकलीहुड ऑफ इंजरीज। अब इंजरीज का नाम लिखना चाहते हो तो यहाँ पे नाम लिखो, नाम ज़रूर लिखना है, चाहे यहाँ पे लिखो आगे लिखो कहीं भी लिखो, क्योंकि उसने क्या कहा है टाइप्स ऑफ इंजरी और इल हेल्थ। फॉर एग्जांपल मैं इधर ही लिख देता हूँ इंजरीज लाइक, कौन सी इंजरीज, मैं एक ही इंजरी का नाम लिखता हूँ, आप लोगों के पास जितनी है वो लिखोगे। बैक पेन्स एंड डिस्क प्रॉब्लम ड्यू टू, किस वजह से, जल्दी बताओ क्या है, क्या है लाइकलीहुड, क्या है जल्दी बोलो। 3 को क्या कहोगे, मैंने साथ बताया था लाइकलीहुड हाई, क्वाइट हाई। द लाइकलीहुड ऑफ दिस प्रॉब्लम ड्यू टू मैनुअल हैंडलिंग इज क्वाइट हाई। क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, आपको डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड कर दूंगा, आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। बिकॉज क्यों आप कहते हो, बिकॉज अब जब लाइकलीहुड की बात करते हो तो सेवेरिटी पे बात नहीं जाती, लाइकलीहुड चांस बता रहे हो, बिकॉज वर्कर्स। अब वो चीज़ आप आगे लिखोगे, छोड़ो बस आप यहाँ तक लिख दो हाई है, क्वाइट हाई है। रीज़न हम आगे लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि उसने पहले ऐसे होता था कि हम रीज़न इसी के अंदर लिखते थे, ये 3 चीज़ें नहीं थी रिपोर्ट में, ये वाली ये अब ऐड हुई है। तो उन्होंने क्योंकि बच्चे मिस करने की वजह से फेल हो रहे थे, उन्होंने अलग से पोर्शन बना दिया कि ये चीज़ें अलग मेंशन करो, वरना नॉर्मली हम नंबर ऑफ़ वर्कर्स
लाइक्लीहुड का यहाँ से एक बंदा गुजरता है तो चांस क्या है, बहुत कम है, लेकिन 30 लोग गुजरते हैं तो चांस ज़्यादा है। तो वर्कर्स का नंबर इसलिए इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी कितने ऑफन होती है, मैनुअल हैंडलिंग हफ्ते में एक दफ़ा होती है तो ख़तरनाक नहीं है। तो लाइक्लीहुड की क्लियरेंस के लिए आपसे ये 3 सवाल करता है, आसान सवाल है, ठीक है। सिवियरिटी पे जाओ। सिवियरिटी के लिए सबसे पहले आपने लिखनी है फॉर सिवियरिटी कैटेगरीज रेफर ना द सिवियरिटी कैटेगरीज। दूसरे पार्ट्स में आप सिर्फ लिखोगे रेफर जस्टिफिकेशन 1, ठीक है। यहाँ पे आप एक बार कैटेगरी लिखोगे, द सिवियरिटी कैटेगरीज आर एज फॉलोज। कौन सी कैटेगरीज हैं, किसको पता है सिवियरिटी की कैटेगरीज, किसको याद है? आप वो कैटेगरी सीधा कहीं से भी कॉपी करके मेरी रिपोर्ट से पेस्ट कर लें, ठीक है। ठहरो मैं कहीं से आपके सामने पेस्ट कर भी देता हूँ। अब रिपोर्ट्स हैं, ये रिपोर्ट आपको मैंने भेजी थी ना। अब ये देखो, ये कैटेगरीज हैं, ये सेम है, ठीक है, क्योंकि कैटेगरीज तो सेम है। मिनिमल का मतलब, मेजर का मतलब, माइनर का मतलब बदल नहीं सकता, ठीक है। मैंने ये कैटेगरीज कर दी पेस्ट। अब इसको ले जाते हैं, इसको नीचे लेके जाना है, ठीक है। अब बताओ कैटेगरी सिवियरिटी की क्या है। द सिवियरिटी, द इल इंजरी सिवियरिटी, द सिवियरिटी ऑफ मैनुअल हैंडलिंग इज मेजर है या माइनर है। नॉर्मली निबोश में ये है कि आप 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन रिसेंटली 1-2 बार ऐसे हुआ है कि उन्होंने 2 लिखने वाले को फेल किया। गलत है, निबोश की गलत पॉलिसी है। निबोश समझो कि एक किस्म का धोखा है, आप सिर्फ उसको फेल करने की खातिर आप उसको, हालांकि ये देखो उनकी एग्जाम्पल रिपोर्ट जो उन्होंने उसके लिए दी हुई है, इसके अंदर उन्होंने लिखी होती हैं 2 माइनर इंजरीज सच एज दिस टू सीरियस इंजरीज टू वेरी सीरियस इंजरीज, ठीक है। उसने 2-3 कैटेगरीज लिखी हैं, लेकिन अब इस चीज़ को फॉलो करने में थोड़ी सी थ्रेट है। चलो हम लिख देते हैं मेजर, बिकॉज इंजरीज, अब रीज़न देनी है, इंजरीज अकरिंग फ्रॉम मैनुअल हैंडलिंग आर क्या होंगी, जो भी इंजरीज हैं मैनुअल हैंडलिंग विल रिक्वायर। ऊपर हमने इंजरीज तो लिख ही देंगे ना हम ऊपर, हॉस्पिटलाइज्ड, ट्रीटमेंट, बेड रेस्ट, हाँ वो सेवरल वीक स्पेसिफिक कर दो, एंड रिकवरी टाइम। आप इसके मुताबिक डिस्कशन कर रहे हो ना, इस ग्राफ के मुताबिक, इन कैटेगरीज के मुताबिक, ठीक है। अब सिवियरिटी लिखने के बाद सिंपल आपने लिखना है नंबर ऑफ वर्कर्स एट रिस्क। ये आपकी मर्जी, आपने ऊपर लिखा 300 वर्कर्स। अब मैनुअल हैंडलिंग कितने वर्कर कर रहे हैं, मैं लिखता हूँ 8 वर्कर्स परफॉर्म मैनुअल हैंडलिंग। अब उसने साथ ये भी पूछा है कितना, हाउ फ्रीक्वेंटली, मैनुअल हैंडलिंग फॉर 6 days a week एंड कितने आवर्स, 8 hours a day। हाँ ठीक है। अब इन दोनों का जवाब हो गया। अगर आप सिर्फ सुनो मेरी, इन दोनों का जवाब हो गया। अगर आप इसको अलग लिखते हो 8 वर्कर्स लिख के, फिर सिंपल यहाँ पे लिखोगे मैनुअल हैंडलिंग इज परफॉर्म्ड फॉर 6 days a week, मतलब इसके आगे अगर लिखना चाहो इसके आगे, ठीक है। हाउ वाइड स्प्रेड द रिस्क। अब किसी जगह ये बहुत क्लियर डॉक्यूमेंट नहीं है, निबोश ने आज तक इसको क्लैरिफाई नहीं किया क्योंकि नई चीज़ है, निबोश खुद भी इसमें क्लियर नहीं है। हाउ वाइड स्प्रेड द रिस्क उस जगह पे होता है जहाँ पे, जैसे आपको यूक्रेन वाला था कि हम कहते हैं रिस्क जो है सिर्फ इस वाले पाथवे पे है। अब मैनुअल हैंडलिंग तो ऐसा रिस्क नहीं है जिसको आप वाइड स्प्रेड कह सके।
लेकिन चलो फिर भी हम उनकी तसल्ली के लिए लिख देते हैं द रिस्क इज प्रेजेंट इन दी होल वेयर हाउस मैनुअल हैंडलिंग एक्टिविटीज़, या आप स्पेसिफिक कर दो लिफ्टिंग ऑफ क्रेट एक्टिविटीज़। ठीक है, हाउ वाइड स्प्रेड में थोड़ा सा इस इंपॉर्टेंट नहीं है, लाजमी नहीं है आप लिखो, लेकिन जो ऐसे रिस्क हैं जैसे फायर का रिस्क है, आप कह दो पूरे वेयर हाउस में फायर का रिस्क मौजूद है, तो वाइड स्प्रेड में लिखोगे। वाइड स्प्रेड ये होता है कि किस एरिया के अंदर। ठीक है, अब मैनुअल हैंडलिंग में एरिया स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता, तो आप क्या स्पेसिफाई कर देते हैं फिर साथ वेयर हाउस के साथ एक्टिविटी स्पेसिफाई कर दें। ठीक है, समझ आई ये बात? नहीं आई? एक अच्छा, फिर आप इसका दूसरे पार्ट पे जाते हैं। 3 जस्टिफिकेशन है, ये पहली जस्टिफिकेशन आप कर रहे हैं। ठीक है, हाउ इफेक्टिव द इम्पैक्ट इज, इम्पैक्ट क्या होगा। आप जो एक्शन कह रहे हैं, ऊपर आपने लीगल आर्ग्यूमेंट दे दिया, उसका लाइकली और सिवियरिटी, रिस्क का लेवल पता चल गया एग्जामिनर को। रिस्क का लेवल किससे पता चला है? लाइकलीहुड और सिवियरिटी देखने से। लीगल आर्ग्यूमेंट कहाँ से पता चला? जो हमने लीगल आर्ग्यूमेंट किया। अब आपके बात करते हैं, आपने जो कंट्रोल दिया है उसके बारे में बात करनी है। इस जगह आपने कंट्रोल दी है फोर्कलिफ्ट, उसका इम्पैक्ट क्या होगा? अब प्रोवाइडिंग, पहले बताओ, प्रोवाइडिंग फोर्कलिफ्ट विल हैव, कैसा इम्पैक्ट होगा? बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। पॉजिटिव नहीं, थोड़ा सा लेवल, किसी कोई ऐसी वोकैबुलरी, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, मेजर इम्पैक्ट, माइनर इम्पैक्ट, या जो भी आप कहते हैं। मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ इट विल हैव मेजर इम्पैक्ट, बड़ा इम्पैक्ट होगा। जहाँ बड़ा है सिंपल मेजर का लफ्ज़ यूज़ कर दो, कोई मसला नहीं। मेजर इम्पैक्ट इन कंट्रोलिंग द रिस्क, वाई, बिकॉज, क्यों, आप क्यों कह रहे हैं ये मेजर है? वर्कलोड कम हो जाएगा वर्कर्स से। बिकॉज वर्कर्स, अब मेरी रीज़न देखो, फिर तुम लोग अपनी रीज़न सुनो। बिकॉज वर्कर्स विल नो लॉन्गर बी रिक्वायर्ड to lift the crates manually and will be protected from the manual handling impacts, negative impacts या health impacts। रीज़न बनती है नहीं बनती? क्या वर्कर्स, जाहिर है फोर्कलिफ्ट उनका काम कर देगा, उन्हें मैनुअली क्रेट्स उठाने की ज़रूरत नहीं है। जब क्रेट उठाने की ज़रूरत नहीं है तो इम्पैक्ट से बच जाएंगे, नेगेटिव इम्पैक्ट से। फिर अगली बात कहता है टाइम स्केल। तुमने 2 महीने टाइम दिया, क्यों दिया? मैंने फोर्कलिफ्ट प्रोवाइड करने के लिए 2 महीने का टाइम दिया, क्यों? फाइनेंशियल इशू है ना, फाइनेंशियल यहाँ पे आपने सिंपल रीज़न देनी है कंपनी के मुताबिक, जो आप ऊपर सोच के जो आपने टाइम स्केल दिए। 2 months फॉर प्रोवाइडिंग क्या चीज़? फोर्कलिफ्ट। कंपनी विल फर्स्टली, क्यों? फर्स्टली नीड टू अरेंज मीटिंग्स विथ प्रोजेक्ट मैनेजर एंड फाइनेंस मैनेजर टू डिस्कस। आप टाइम को अलग अलग भी लिख सकते हैं, जिसमें इतना वक्त लगेगा, इतना वक्त, कंपोनेंट्स में भी ब्रेक कर सकते हैं टाइम को, लेकिन नॉर्मली निबोच कहते हैं सिंपल आप रीजंस बता दो। सिंपल रीजन क्या है कि डिस्कस दी बेनिफिट्स, मोर ओवर द कंपनी विल रिक्वायर परमिशंस एंड फंड्स, और क्या रीज़न है? द कंपनी विल नीड टू सोर्स एंड बुक द फोर्कलिफ्ट। मुझे गाड़ी लेने के लिए 2 महीने चाहिए फॉर एग्जांपल, क्यों? पहले मैं पैसे कम है तो फिर तो 10 साल चाहिए, पैसे कमाऊंगा तो फिर मैं गाड़ी लूँगा। नॉर्मली कंपनी ऐसी है जिसके पास पैसे हैं, उसकी आप बात कर रहे हैं। आपने कह दिया कि मैं बुक करूंगा, जाहिर है शोरूम में मैं पैसे दूंगा, बुकिंग होगी, बुकिंग जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, 2 महीने बाद चीज़ आएगी। आपने अथेंटिक रीज़न देनी है, आपने 2 महीने क्यों लिखा? बिकॉज द कंपनी विल नीड टू सोर्स एंड बुक दी फोर्कलिफ्ट एंड, अब आखिर में लिख दो एंड ऑल दिस विल कैन बी ईजीली डन, कितने टाइम में? विद इन 2 months। ठीक है, ये आई बिलीव
इन 2 मंथ्स वो प्रोवाइड कर देंगे। 2 मंथ्स की थोड़ी सी आपने रीज़न देनी है, सिंपल। अब तीसरी बात पूछता है, क्या आपको क्या लगता है कि ये एक्शन फुली कंट्रोल करेगा या नहीं करेगा? करेगा। क्या रीज़न है? आई बिलीव आप सबका अपना कंट्रोल है, ठीक है। मेरे कंट्रोल लाजमी नहीं है कि आपकी कंट्रोल के साथ मैच होगा। आई बिलीव द एक्शन विल कंप्लीटली कंट्रोल, मैं दोनों केसेस लिख के बताता हूँ। द रिस्क बिकॉज वर्कर्स विल नॉट लिफ्ट क्रेट्स मैनुअली इन आफ्टर प्रोविजन। एक बार आपने उनको फोरलिफ्ट दिया, वो मैनुअली ऑपरेट नहीं करेंगे। फिर अगर आप कहते हो फुली कंट्रोल नहीं करेगा, फिर आप क्या लिखोगे? आई बिलीव द एक्शन। अब आपका एक्शन ऐसा तो होना चाहिए जो कंट्रोल करे। चलो फुली नहीं भी करता, एटलीस्ट मैक्सिमम कंट्रोल तो दे। आपने इसको प्रायोरिटी दी है, आपने इसको चूज़ किया है इस काबिल, तो अब आप कहते हो कंट्रोल ही नहीं करेगा, फिर दिया क्यों है? इतना टाइम क्यों ज़ाया किया तुमने? पैसे क्यों ज़ाया किए? आई बिलीव द एक्शन विल ग्रेटली, जो भी आपके पास वोकैबुलरी है, वोकैबुलरी मैच होनी चाहिए। कंट्रोल द रिस्क, बट उसका सवाल क्या था? फुली कंट्रोल करेगा या नहीं? उसका जवाब लाजमी देना है। ग्रेटली कंट्रोल द रिस्क बट विल नॉट कंप्लीटली कंट्रोल इट। जो भी रीज़न है, बिकॉज में छोटी मोटी रीज़न लिख तो नहीं लिखते। फॉर कंप्लीट कंट्रोल एडिशनल कंट्रोल मेजर्स। अब अपने कंट्रोल में से तुम कहते हो कि यार तुमने हाइट के लिए ग्रिल्स लगवाई, अब ग्रिल्स कंप्लीटली कंट्रोल कर देंगी हाइट के रिस्क को? फिर भी गिर सकता है। फॉर कंप्लीट कंट्रोल एडिशनल कंट्रोल मेजर्स। अब मेजर तो हमने और भी लिखे हैं, उसमें से किसी की एग्जांपल दे दो। लाइक ट्रेनिंग एंड यूज ऑफ PPEs should be ensured। बस सिंपल, बहुत लंबी चौड़ी डिटेल कोई भी नहीं लिखेगा, ये पक्का 2 लाइनों में ख़त्म होता है। इसमें 3-4 लाइंस लग जाती हैं, ये बाकी सब 2-2 लाइनों के। अब आपको जस्टिफिकेशन करनी आ गई है, इसी तरह की 2 जस्टिफिकेशंस आपने और करनी है, इसी तरह बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है। अब आखिरी पार्ट छोटा सा जो मैं अभी 2 मिनट के अंदर बताता हूँ। प्लान रिव्यू डेट विद रीज़न। प्लान रिव्यू डेट हमारी क्या होगी? पेरियोडिकली में क्या हुआ था? आप सिंपल लिखेंगे कि कंपनी की पॉलिसी है, जो भी आपकी कंपनी का नाम है, मॉरल लीगल फाइनेंशियल में भी अपनी कंपनी का नाम जहाँ लगता हो कि इट इज़ मॉरल ड्यूटी ऑफ ACC, OCC, शहीद एंटरप्राइज, जो भी आपका नाम है, ठीक है। अब आप यहाँ पे प्लान रिव्यू डेट लिखेंगे कि कंपनी की पॉलिसी है, कंपनी का नाम लिख के उसकी पॉलिसी है कि वो रिस्क असेसमेंट एनुअली रिव्यू करते हैं। 10 आई एम सेटिंग द रिस्क रिव्यू डेट एज, कौन सी डेट रखोगे? 1 साल बाद की। ऊपर आपने आज की डेट लिखी थी, जिसको रिपोर्ट है, लिखी थी ना सबने लिखी है। ऊपर जो आपने डेट लिखी है उससे 1 साल बाद की डेट आप यहाँ लिख दोगे। अगर ऊपर आपने लिखा है 7 नवंबर 2022, तो यहाँ लिखोगे 7 नवंबर 2023। ऊपर की डेट वो है जो आज की डेट है जब आप रिस्क रिव्यू कर रहे हैं। अब आपने 1 साल बाद करनी है। उसके बाद रीजन में क्या लिखना है? रीजन आपने रिस्क रिव्यू की, इसके बाद एक पैराग्राफ छोटा सा और लिखना है, ये उसी में लिखा हुआ है आपकी रिपोर्ट में। अर्ली रिस्क असेसमेंट आप ये भी लिखोगे, बट आई विल मेक श्योर दैट रिस्क असेसमेंट कैन बी कैरिड आउट अर्ली इफ इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज, प्रोसेस चेंज, जो आपने पढ़ा हुआ है, लीगल आर्ग्यूमेंट, जो भी चेंजेस होंगी तो मैं जल्दी भी कर सकता हूँ। आप सेफ्टी ऑफिसर है ना, अब जल्दी की रीज़न ख़त्म हो गया। अब ये वाला पार्ट बिल्कुल आपने करना है। हाउ रिस्क असेसमेंट फाइंडिंग विल बी कम्युनिकेटेड। इसमें रिपोर्ट को पढ़ो जो एग्जाम्पल रिपोर्ट है। अब आप कैसे कम्युनिकेट करोगे? कोई भी नॉर्मल बंदा, आप बताओ कैसे कम्युनिकेट करोगे? रिस्क असेसमेंट बन गई है, आपने घर में बैठ के ज़बरदस्त रिस्क असेसमेंट बना दिए, कैसे कम्युनिकेट, सबको कैसे बताओगे? न्यूज़ में दोगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे। रिस्क असेसमेंट हमारी कंपनी की, उधर साइन बोर्ड लगाओ जी इधर खतरे हैं, ओरिएंटेशन स्लाइड, जो भी है। आप सबसे पहले डिफरेंट जो आपके मैनेजर्स हैं आप उनके साथ मीटिंग करेंगे। मीटिंग में आप उनको रिस्क असेसमेंट की कॉपी देंगे। फिर और कौन सी तरीके होते हैं? वर्कर्स से बात करने का क्या तरीका है?
टॉप टू डाउन जाएंगे सर, वर्बली वर्बली कम्युनिकेट नहीं, आप कैसे बताएंगे? आप टूल, हाँ, टॉप टू डाउन जाएंगे हम। टॉप टू डाउन वाले मैटर को अपने जहन में रख के उस हिसाब से आप डिसाइड करें। सबसे पहले मैनेजर्स के साथ मीटिंग। फॉर एग्जांपल मैं सेफ्टी ऑफिसर हूँ, सेफ्टी सुपरवाइज़र भी है कंपनी में, मुझे चाहिए कि मैं उसकी कंसल्टेशन लूँ। मैं रिस्क असेसमेंट लेके सेफ्टी सुपरवाइज़र के पास जाऊँगा, भी होती है ना, जैसे हाँ, वो मुझे उसकी एक्सपर्ट ओपिनियन लूँगा। फिर मैं इस मैनेजर से मीटिंग करूँगा। मैनेजर कौन से, प्रोजेक्ट मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, कोई भी और मैनेजर है। उसके बाद मैं नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले करूँगा, मैं सबको ईमेल करूँगा, मैं वर्कर्स के साथ टूल बॉक्स स्टॉक, जो भी अगली आने वाली टूल बॉक्स स्टॉक है उसमें डिस्कशन करूँगा। सिंपल वही चीज़ें आपने इधर लिखनी है। आखिर में वो आपसे आखिरी सवाल करता है, हाउ विल यू फॉलो अप द रिस्क असेसमेंट। एग्जाम्पल रिपोर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, आप वहाँ से गाइडेंस लेंगे, मेरी रिपोर्ट्स भी हैं। अब फॉलो अप आप कैसे करेंगे? आपने रिस्क असेसमेंट दे दिया, आपको क्या पता वो इम्प्लीमेंट हुई या नहीं हुई, आप इसको कैसे देखोगे? मॉनिटर करेंगे ना उसके लिए प्रॉपर, मैं सिंपल यहाँ ये लिखती हूँ, मैं मॉनिटर करूँगा। नहीं उसके लिए बंदे वो आइडेंटिफाई करेंगे जो सबसे पहले तो मैं अपने पास रिमाइंडर सेट करूँगा कि कब किस एक्शन ने कंप्लीट होना। ऊपर बहुत से एक्शन हैं, उनका टाइम है। फिर मैं रेगुलरली कॉल्स करूँगा सुपरवाइजर्स को, डिफरेंट सुपरवाइजर्स से फीडबैक लूँगा। फिर मीटिंग भी अरेंज करेंगे जी, किसी भी रिस्क असेसमेंट से रिलेटेड कि इसका फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, फिर मीटिंग अरेंज हाँ, मीटिंग्स हो सकती हैं, फॉलो अप में मीटिंग्स हो सकती हैं, आपने मिल सकते हैं, आप पर्सनली विजिट कर सकते हैं, जो भी आपके जहन में आता है एग्जाम्पल रिपोर्ट को देख के। ये वाला पार्ट सबसे ईजी पार्ट है, इसमें कोई भी कभी फेल नहीं हुआ। रिस्क असेसमेंट एनुअली लिखना, कोई भी 6 महीने 8 महीने 2 साल ना लिखे, फेल नहीं होगी। क्योंकि नॉर्मल वैसे लिखना गुनाह नहीं है, लेकिन जब नेबोश एनुअल कह रहे हैं तो उस हिसाब से चलो एक बार एक बच्चा फेल हो चुका है 6 महीने लिखने पे, तो मैं इस चीज़ पे रिस्क लेना नहीं चाहता, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा एक मैं चीज़ देख लूँ बस, बाकी आपकी रिस्क असेसमेंट यहाँ पे ख़त्म होगी। ज़्यादातर सर किस में से ये जो निकालते हैं पूछते कौन से पार्ट में से, कुछ वाले पार्ट पहले जस्टिफिकेशंस में फ़ेल करते थे। ये लाइक्लीहुड सिविरिटी किसी ने नहीं लिखी, ठीक नहीं लिखी, या टाइम स्केल में आपने जस्टिफिकेशन लिख दिया है, आई हैव गिवन टाइम स्केल ऑफ 2 मंथ बिकॉज इट इज़ नेसेसरी, फेल है आप रीज़न नहीं दे रहे। ये चीज़ें बहुत बेसिक हैं। एक सिंपल आम मजदूर को भी आप खड़ा करके उर्दू में उससे पूछें, चीज़ें आपको बता सकता है, ठीक है। मुश्किल पार्ट रिस्क असेसमेंट था, जस्टिफिकेशन इजी पार्ट है, जो कर सके। कन्वेंशन अपने पास लिख लें मैं नाम बताता हूँ, या यहाँ लिख दूँ, ये वह एक पेज था ना यहाँ पे जिसमें मैं कहा, लिख के तो वो शेयर करते हैं सर। ये पेज हुआ है ना, इस पर मैं लिखता हूँ, ठीक है। मैं ठहरो कन्वेंशन आपके सामने लिखूँ, आपको नाम पता चल जाए, बाकी आप C167 उनके लिए स्पेसिफिक। कंस्ट्रक्शन के लिए अच्छा, कंस्ट्रक्शन में भी अगर बात मैक्सिमम वेट या मैनुअल हैंडलिंग की आएगी तो हम किधर जाएंगे? वो जो पहले आपने बताई थी, वो लिखी हुई थी 167 C167 और R175। अच्छा, अक्सर कन्वेंशन से कुछ नहीं मिलता, आपको रिकमेंडेशन से मिल जाता है, तो दोनों चीज़ों को मेंशन भी करना है। नज़र आर्टिकल और कन्वेंशन दोनों लाजमी लिखनी है। किसी एक बच्चा आर्टिकल की वजह से फेल हुआ है उसने आर्टिकल नंबर नहीं लिखा, सख्त है ना, इसीलिए कह रहा हूँ ना मिस करो, उनको चांस ना दो। लेकिन फिर भी हो सकता है मैं भी मिस कर जाऊँ ना, मेरे पास बहुत, आपने नहीं मिस करना सर, गोलकीपर से छूट जाए बात का डिटेल में जाना सर, पेपर बस गोल तो फिर होते हैं, तो कोई ना कोई जीतता है ना, बॉश वालों ने भी कुछ ना कुछ कमाना है। नहीं सर, गोल हो गया तो फिर सब गोल हो जाएंगे। तो फिर पढ़ो अपनी रिपोर्ट खुद। थोड़ी सी बात कल मैं आप लोगों को, मुझे कोई याद कराए 2 बजे के करीब कि सर मैथ्स वाला वो लेके आए, मैं वो आपको प्रिंटेड फॉर्म में दूंगा। जब आप अपनी रिपोर्ट लिखोगे एक बार अपने मैथ खुद चेक करो। मैक्सिमम वेट कन्वेंशन C127, जब भी मैनुअल हैंडलिंग के एजेड को आप जस्टिफाई करेंगे कौन सी कन्वेंशन देखेंगे? अच्छा, फिर हम जाते हैं C119। अब ये 119 ही है, ठहरो मैं देख लूँ, मुझे भी सारी R118 और C119, ठीक है, बताता हूँ। गार्डिंग ऑफ मशीनरी, किसी ने लिखा है कि मशीनरी का एजेड है, और वो ये लिखना चाहिए था आप सबको। मशीनरी का एजेड है, गार्डिंग ऑफ मशीनरी के लिए C119 और R118, ठीक है। जनरल कन्वेंशन तो आप सबको पता है C1554, R164,
अच्छा, एक कन्वेंशन और है C148, ठीक है। इसके साथ रिकमेंडेशन आप खुद ढूंढेंगे। नॉइस, वाइब्रेशन एंड पोल्यूशन थी मेरा ख्याल है, ठीक है। जिसने नॉइस वाले हैजर्ड को जस्टिफाई करना है इस कन्वेंशन को देखें। एक बिल्डिंग के लिए जनरल कन्वेंशन है, वो भी लाजमी देख लें, C062, ठीक है। बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग है, ये भी किसी भी बिल्डिंग पे अप्लाई होता है। कौन सी, कोई मिस तो नहीं कर रहा? कितनी कन्वेंशंस हो गई हैं? मैक्सिमम वेट हो गई है, नॉइस हो गई है, C155 तो हो गई है। वर्क एट हाइट सिंपल आप C155 लगाओगे। अगर कन्वेंशन कंस्ट्रक्शन के लिए वर्क एट हाइट अपने बिल्डिंग कन्वेंशन के अंदर भी वर्क एट हाइट का जिक्र है, ठीक है। आप पढ़ोगे, ये सारी कन्वेंशंस पढ़नी पड़ेंगी। जस्टिफिकेशंस के लिए आपको मैं पूरा हफ्ता दे रहा हूँ, आपका काम ख़त्म हो चुका है रिपोर्ट का। ये डॉक्यूमेंट अभी आपके सामने आपको भेजता हूँ। हाँ, हैज़ार्डियस सब्सटेंस उसमें है ना, C148 जो अभी लिखवाई है। पोल्यूशन, हैज़ार्डियस सब्सटेंस, सब कुछ उसमें, केमिकल, बायोलॉजिकल, सब कुछ आता है। उसके लिए मैंने कन्वेंशन नहीं लिखी, सिंपल C155 लगेगा। आप लिख रहे हो सब्सटेंस अब्यूज़, क्यों इतना फोकस कर रहे हैं? लेकिन प्रायोरिटाइज ना करें उसको। आपकी वो मैंने आपको कहा, उसके लिए अलग से एक डिबेट है ना। सब्सटेंस अब्यूज़ वाले बंदे को सीधा उठा कर रिहेबिलिटेशन भेज देंगे। हाँ, उसको मैं भी, अब उसके लिए ना कोई बहुत एक्सपर्ट बंदा चाहिए जो सब्सटेंस अब्यूज़ को डिस्कस करे। मैं इसलिए नॉर्मली जब सब्सटेंस अब्यूज़ करेगा पहले तो उसको पुलिस उठा के ले जाएगी, पुलिस लेके जाएगी, उससे बंदा निकलवाएगी, बेचता कौन है उसको उठा के। आप उसके लिए, आप उस बंदे को ठीक नहीं कर सकते। स्मोकिंग के लिए पुलिसेस हैं, लेकिन वो इतना मेजर हैज़र्ड नहीं है, ठीक है। ये मैं दे रहा हूँ स्टूडेंट गाइडेंस वाला डॉक्यूमेंट आपको, आप इससे देख के ये आप देखें ना आर्टिकल्स, सब आर्टिकल्स मैंने डिस्कस नहीं। नॉर्मली तो C155 लगता है, लेकिन एक C062 से आप देखें आर्टिकल्स, सारे आर्टिकल्स मुझे याद नहीं है। C062 में है, 062 स्पेसिफिक कन्वेंशंस नहीं है। कन्वेंशंस की लिस्ट आपके पास है। अच्छा, कन्वेंशंस की लिस्ट सबके पास है। अगर आपको लगता है कि आप कोई और कन्वेंशन फाइंड कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके पहले 2-3 आर्टिकल ज़रूर पढ़ना, ये कन्वेंशन किन के लिए। अब सी वाली बहुत ज़्यादा कन्वेंशन समुंदर के लिए हैं, शिप्स के लिए। ये ना वो उठा के आप लिख दें कि यार शिप वाली कन्वेंशन से वर्क एट हाइट को वो रोको, नहीं, शिप्स के लिए अलग कन्वेंशन है। नॉर्मली इन कन्वेंशन से आपका काम हो जाएगा, वो उनके लिए फिर कन्वेंशन के अंदर है। हमारी नॉर्मल कंस्ट्रक्शन की, अब कंस्ट्रक्शन की वर्क एट हाइट, हाँ, उनकी कन्वेंशंस आपने इधर अप्लाई नहीं करनी किसी भी सूरत। हम में से किसी ने भी शिप पे रिपोर्ट नहीं बनाई है जी। मैं लाइव आ जाता हूँ, जिसको बहुत मसला तो नहीं है, नंबर मेरा ऑफिशियल है। फ़हीम, तुम्हारे पास सेव नहीं है? तुम्हें रात को 2 बजे कॉल फ़हीम, समझ आ गई है सब कुछ? बेशक सर। रिपोर्ट कैसी लिखी थी? रिपोर्ट कैसी? आप बता रहे थे ना, वो थोड़ी सी चेंजिंग में करके भेजूंगा उनको।